कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस टेस्ट सीरीज़। आपको पता है ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है आपके लिए सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, सुपर टेट, एचपी टेट, केवीएस, एनवीएस, बी टेट, डी ट्रिपल एस बी, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए स्टेट लेवल हो या गवर्नमेंट लेवल, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ईवीएस की चल रही है। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, चाहे वो सीडीपी हो या सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, मैथ, सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 130 प्लस मार्क्स के आने की गारंटी हो जाती है, क्योंकि आपको मैं ऐसे क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर दूंगा जो सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर बहुत कम करते हैं। तो कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हम डेली आपके लिए 15 क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन में राइट आंसर बताना है। हमारी टारगेट रहेगी 50 ऑन 15, 15 ऑन 14, 15 ऑन 13। आपके पास 15 में से 15 का राइट आंसर देना है, 14 का राइट आंसर देना है, 13 का राइट आंसर देना है। आपको 15 में से 15, 14, 13 कम से कम 14 नंबर, सॉरी कम से कम 13 नंबर आप दे सकते हैं। 13 से अगर बिलो अगर आप करते हैं आपकी टेस्ट सीरीज़, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ इसलिए लाते हैं ताकि आप अपने आप को आंक सके, अपने आप को यहाँ पर जांच सके। ठीक है, अपने आप को पहचान सके कि आपकी कितने स्ट्रेटजी आपकी कंप्लीट है, कितनी आपकी क्यूरियोसिटी एग्ज़ाम्स में है, कितनी आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने में डिज़र्विंग है या नहीं है। मैं इस तरीके से लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप 12-13 से बिलो आते हैं 15 क्वेश्चन में, तो आप खुद समझिए ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम्स में पूछेंगे तो क्या आपकी एग्ज़ाम्स की क्या रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एग्ज़ाम्स का स्कोर क्या रहेगा। कहीं ना कहीं आप क्वालिफायर तो कर जाएंगे, पर आपको रैंक नहीं आएगी। रैंक आने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? 15 में से 14 से 15 मार्क्स को गेन करना होगा। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इससे बिलो रहेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना होगा इसके लिए आपको नोट्स लेनी होगी। नोट्स लेने के बाद आपको अच्छी से फिर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि नोट्स हमने शॉर्ट में बनाए हैं। दूसरा, हम जो लेक्चर वीडियो डालते हैं सभी टॉपिक का, ईवीएस की भी हम लेक्चर वीडियो डाल दिए हैं। क्वेश्चन जाहिर सी बात है वहीं से आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप वहाँ पर डील करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे के किस भाग में जूट जंतु पाया जाता है? ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है मूल। पौधे के किस भाग में जूट जंतु पाया जाता है? आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर। ठीक है, अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तना। पौधे के किस भाग में जूट या जंतु पाया जाता है? तना भाग में। कहाँ पर? तना भाग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फल, फूल तथा बीज धारण करने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्ट क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी है फर्न, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है एलियोस्पर्म। राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? लेक्चर वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डील कर चुके हैं। तो अपना राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा राइट आंसर? एजियोस्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सा खाद से होने वाला लाभ नहीं है? जो खाद हम लोग डालते हैं वहाँ पर लाभ नहीं होगा। ऑप्शन ए है मिट्टी की जलधारा क्षमता में कमी होती है, ऑप्शन बी इनमें से मिट्टी भुरभुरी एवं रंध्र हो जाती है, ऑप्शन सी मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा लाभ नहीं है? यहाँ पर आपको नहीं वाला लाभ राइट आंसर बताना है। तो अपना राइट आंसर बताइए, नहीं वाला लाभ। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर?
चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मिट्टी की जलधारा क्षमता में कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस भाग के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर जड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर तना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पुष्प द्वारा। तो आपको राइट आंसर बताना है किसके द्वारा होता है। चलिए इसका आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपके हिसाब से आपके राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा? पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस भाग के द्वारा होता है? पादप में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। किसके द्वारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पत्तियों को द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पत्तियों द्वारा हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण पादप के किस भाग द्वारा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मूल रोम, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है पर्णशिराएं, ऑप्शन डी है ब्रह्मदल। राइट आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? अगला राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर रंध्र द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है, ऑप्शन बी है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करता है, ऑप्शन डी जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको बताना है क्या राइट आंसर होंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे प्रकाश सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण सूर्य के जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी जो होती है वो संग्रहण मतलब स्टोर करने की पत्तियों में क्षमता होती है। पत्तियाँ किस में सहायक होती है? स्टोर करने की। सूर्य की जो प्रकाश से एक सोलर एनर्जी आती है वो पत्तियों में वहाँ पर स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टोर होने की क्षमता, स्टोर होने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को पॉलीथीन से ढककर बांध देने से पॉलीथीन का आंतरिक पृष्ठ जल की बूंदें दिखाई पड़ती है, यह ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर सी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको अपना राइट आंसर बताना है, क्या राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन आप नोट करेंगे। पौधे की पत्ती वाली शाखाएं पॉलीथीन से ढककर बांध देती है। एक पत्ती की शाखाएं टहनी है, उसको पॉलीथीन से बांध देने से पॉलीथीन के अंदर पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। ये सही है, आप उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यह कौन सी ऊर्जा कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, निर्जलीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगी? वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पर निर्जलीकरण नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण जब सूर्य की रोशनी पौधों पर पड़ती है तब होती है, तो यहाँ पर हो जाएगी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा ने अपनी आँख को अनाज में रखे लोहे के ड्रम में
नीम की सूखी पत्तियां रखते देता है। रमा के द्वारा कारण पूछे पर उसके माँ से क्या उत्तर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उसे डालने पर चूहे अनाज नहीं खाते। ऑप्शन बी है उन्हें डालने पर अनाज सूखता नहीं। ऑप्शन सी है उन्हें डालने पर कीड़े एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन डी उन उपरोक्त सभी। याद है सी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे कितनी बार पूछे गए हैं? बहुतों बार, मेरे ख्याल से 5 से 6 बार सी टेट में पूछा गया है। रीट के लिए ये क्वेश्चन क्या है, रीट के तो हर बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को रेगुलर करते रहना है। सी टेट और रीट के लिए फेवरेट क्वेश्चन उनसे एक है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे हो जाएगा? रमा की माँ ने अनाज के लोहे के ड्रम में एक नीम की पत्तियों और पत्तियाँ रख जाती हैं। उससे चूहे नहीं खाते। ऐसा नहीं है, चूहा नीम की पत्तियों को अगर उसकी बदबू से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं वो खा लेते हैं। उसमें पकड़े गए सूक्ष्म जीवों से गेहूँ सुरक्षित रहते हैं। छोटे छोटे जो गेहूँ के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे गेहूँ में जो सूक्ष्म जो कीड़े लगते हैं उनसे ये बच जाते हैं, क्योंकि नीम की पत्ते बहुत क्या होते हैं, नीम की पत्ते में बहुत ज़्यादा तीता होता है, उसकी बदबू से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने अवश्य गए होंगे, निम्न में से पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। ये सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। ऑप्शन बी इनकी शाखाएं तिरछी होती है। ऑप्शन सी इनकी पत्तियां सुई के आकार होती है। इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपके सामने राइट आंसर है, ऑप्शन है। राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? ये सामान्यतः शंकु आकार के होते हैं। सही। इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इसकी शाखाएं जो कैसी होती है, तिरछी होती है। उनको पत्ती को पर्वतीय वृक्षों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती, पतली जैसी होती है, चिपटी और चौड़ी नहीं होती है। ठीक है, उपरोक्त डी इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सही, तीनों सही होंगे। याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आप याद रखेंगे, समझेंगे बारीकी से। पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने गए होंगे, वहाँ का पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष कैसा होगा? वहाँ पे पर्वत के इलाकों में जो वृक्ष होती है वो कैसी होती है? शंकु आकार की होती है। उसकी शाखाएं तिरछी होती है। सही सही। उनकी सुई के आकार के पत्तियां होती है। सही। तो उपरोक्त डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक बीजी पत्र है? ऑप्शन नंबर ए है सेब। ऑप्शन बी है चना। ऑप्शन सी है मक्का। ऑप्शन डी है गन्ना। एक बीज पत्री है, राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मक्का। क्या है एक बीज पत्री? क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गेहूं। बी है चना। ऑप्शन सी है आलू। ऑप्शन डी है मक्का। कौन सी फसल नाइट्रोजन युक्त बनाती है मिट्टी को? अगर यहाँ पर दाल वाली होती तो पहला ऑप्शन दाल हो जाती, क्योंकि मूंग की दाल नाइट्रोजन युक्त बनाती है। तो इसका हिसाब आपके हिसाब से इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा चना। नाइट्रोजन युक्त क्या बनाती है? चना। क्यों? हमने आपको कहा ना, दाल वाली फसलें नाइट्रोजन देती है। दाल वाली फसलें हमने पहले भी हिंट्स आपको दे दिया था। ठीक है, दाल वाली फसलों में नाइट्रोजन होती है। गेहूं दाल नहीं है, आलू दाल नहीं है, मक्का दाल नहीं है, तो चना क्या है? एक दाल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने पहले थोड़ा सा हिंट्स दे दिया आपको ताकि आप उसे समझ सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह फूल जिसमें क्या है यहाँ पर क्वेश्चन? वह फूल जिसमें अंकुरी पंखुड़ी फूस फुकेसर क्या है? स्त्री केसर उपस्थित है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है अपूर्ण फूल। ऑप्शन बी है पूर्ण फूल। ऑप्शन नंबर सी है अलिंगी फूल। ऑप्शन नंबर डी है एक लिंगी फूल। क्या राइट आंसर होगा?
वह फूल जिसमें क्या क्या होनी चाहिए? अंकुरी, पंखुड़ी, फुकेसक, स्त्री केसर। क्या होना चाहिए? वो पूर्ण हो जाती है, सभी कुछ उसमें होगा तो पूर्ण रूप से फूल। सी टेट का क्वेश्चन है, सी टेट में कई बार पूछा गया है, यूपी रीट में, एमपी टेट में और यूपी टेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस सभी क्वेश्चन, ये अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े हम लोग, परवर्तीय वाले और नाइट्रोजन वाले, ये क्वेश्चन अंकुरी, पंखुड़ी, फुकेसक, स्त्री केसर, ये क्वेश्चन सी टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट में फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? कौन ऐसा जीवाणु है जो गंगा नदी में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोलीफॉर्म जीवाणु, ऑप्शन बी है स्ट्रीप स्ट्रे स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, ऑप्शन सी है स्ट्रेफाइलोकोक्स जीवाणु, ऑप्शन डी है डिप्लोकोक्स जीवाणु। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोलीफॉर्म जीवाणु। क्या हो जाएगा? गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन, सभी टीचिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने बार बार कहा कि हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर डील करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। पौधे की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है वाष्पन, ऑप्शन बी है वाष्पोसर्जन, ऑप्शन सी है निदार्दीकरण, ऑप्शन डी है घ्रुमीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है? पौधे की पत्तियों द्वारा जल को वाष्पित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोसर्जन कहलाती है। अभी तो हमने पिछले क्वेश्चन को पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग का समूह है? बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग का समूह, इसकी हमने एक ट्रिक बना दी है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कौन सा है? ऑप्शन ए है मलेरिया, सॉरी ऑप्शन ए में है मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड कहते हैं, मियादी बुखार को। ऑप्शन बी में है छोटी मादा तानिश तानिका शोक, मेनिनजाइटिस और तपेतिक ट्यूबरकोलिस कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है देख लेते हैं। तपेतिक ट्यूबरकोलिस जिसको कहते हैं, ट्यूबरकुलिसोसिस, निमोनिया और म्यादी बुखार जिसको टाइफाइड कहते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं छोटी मादा इन्फ्लुएंजा और पोलियो। कौन सा बुखार बैक्टीरिया के कारण होता है? आपके पास राइट आंसर है, जल्दी बताइए। ऑप्शन सामने है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर तपेदिक हो जाएगा। ट्यूबरकोलिसिस, निमोनिया, म्यादी बुखार, टाइफाइड, ये सभी चीज़ किससे होती है? किससे होती है? जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, जीवाणु एंड बैक्टीरिया दोनों से होती है, एक ही चीज़ है जीवाणु और बैक्टीरिया से। कौन सा चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तपेदिक होती है, ट्यूबरकोलिस कहते हैं जिसको, निमोनिया, म्यादी बुखार, टाइफाइड कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपके लिए फिर नई टेस्ट सीरीज़ लाएंगे। सीडीपी के हमने करवा दिए, ईवीएस की चल रही है, इसके बाद मैथ की आएगी, मैथ के बाद फिर हिंदी की आएगी, उसके बाद फिर इंग्लिश की आएगी, मैथ की न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज़ आएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।